एक तरफ से मुज़ाकरात की बात चल रही थी और दूसरी तरफ से हम ये भी देख रहे हैं कि धमकियां भी दी जा रही थी कि जंगबंदी नहीं भी होगी। और दोनों अगर पार्टीज़ की बात करें, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन दोनों डटे हुए, डेडलॉक भी बरकरार है और ऐसे में हमला हो जाना, कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर माजी में भी हमले हुए होते रहे और खास तौर पे जब उनकी कैंपेन चल रही थी तो उनके ऊपर कई इस किस्म के वाकयात हुए जिससे उनको उनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हुआ और अंदाज़ा हुआ कि उनके पास वोटर्स की, अमेरिकन वोटर्स की उस वक्त काफ़ी स्ट्रेंथ मौजूद थी। तो इस मौके पे भी ये उनके ऊपर हमला हो जाना एक अमेरिका के सदन है, बड़ा तशवीशनाक है। लेकिन साथ ही उन्होंने जब खुद भी बात की मीडिया के साथ तो उन्होंने इन तमाम कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। उनसे जब भी पूछा गया कि क्या ये कोई ईरान के साथ जो जंग है या नेगोशिएशंस चल रही हैं उससे मुतालिक तो इस अटैक की कोई डायमेंशंस नहीं हो सकती, तो उन्होंने इसको रद्द करते हुए गालिबन यही मौक़िफ़ लिया कि ये एक इंसिडेंट आइसोलेटेड है और शायद इसकी जो अब इन्वेस्टिगेशंस आएंगी कि क्या मोटिवेशन थी। उनकी अथॉरिटीज सारी यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज, यूएस सिक्योरिटी एजेंसीज, सीक्रेट सर्विसेज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये तो एक बात इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई है कि इसका कोई ईरान की जंग से या किसी किस्म की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से कोई ताल्लुक नहीं था। और जहां तक मामला है पीस प्रोसेस का, मेरा ख्याल है वो भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो के स्लो है और उसमें दोनों साइड्स अपने एक पोजीशन ले ली है। ईरान की एक पोजीशन है, अमेरिका की एक पोजीशन है और अमेरिकी सदर ने इस वाक़े से जो उनके ऊपर अटैक हुआ, इससे चंद घंटे पहले ही जब ये अनाउंस किया था कि उनके दो नेगोशिएटर जो हैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर नहीं आ रहे पाकिस्तान, तो उन्होंने ये कहा था कि उनको एक एग्रीमेंट दिया गया है जिसमें उन्हें कुछ मामलात पे उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके साथ कोई नेगोशिएशन पे या एग्रीमेंट पे बातचीत नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है अब ये क्वाइट चैनल से बातचीत चलती रहेगी। ईरानी वजीर खारजा भी आपने देखा वो पाकिस्तान के बाद ओमान गए हैं और ये इत्तला थी कि शायद वो दोबारा पाकिस्तान आएंगे। और फिर रशिया का भी उनका दौरा है और वो मुख्तलिफ अपने जो हमख्याल ममालिक हैं, ईरान के दोस्त ममालिक हैं, उनका दौरा भी आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ भी राब्ते करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पीस प्रोसेस जो है ये सही डगर पे है, सीज फायर वायलेट नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल मंसूर साहब, सीज फायर की वायलेशन भी नहीं हुई है और पीस प्रोसेस भी अपनी सही समत में आगे बढ़ा है। सर, अगर हम देखें तो हमलावर के हवाले से अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप पर, जिसने हमला किया, इंतहाई तालीम याफ्ता शख्स, और फिर शॉटगन का इस्तेमाल उसने किया, चाकुओं के साथ, फिर जिस तरह से वो व्हाइट हाउस डिनर तक पहुंच गया, क्या ये आप समझते हैं कि अमेरिकन सीक्रेट सर्विस की नाकामी है या फिर अमरीकी माशरे के अंदर बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा तकसीम है, सियासी नफरत है जो अब ट्रंप और उसके हामियों की तरफ से फैलाई गई और अब वापस उन तक लौट कर आ रही? ये मेरे ख्याल अमरीकी सीक्रेट सर्विस या अमरीकी खुफिया इदारों की नाकामी से ज्यादा जो आपने दूसरा मामले की तरफ इशारा किया है कि अमरीका के अंदर बढ़ती हुई पोलराइजेशन जो है अमरीकी सोसाइटी के अंदर, उसकी गमाजी करती है। और अमेरिका के अंदर एक ये असलहे का मसला जो राइट टू आर्म्स उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हुआ है, वो एक बहुत अरसे से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्कूल्स में गुज़िश्ता सालों में शूटिंग्स हुई हैं अमेरिका में और उसके बाद बहुत ज़्यादा ये डिमांड या ये डिबेट इसमें इजाफा हुआ है कि किस तरह कितना राइट टू वेपन्स होना चाहिए एक आम बंदे, एक आम शख्स को। और आपने देखा होगा इस इशू को फॉलो करते हुए कि वो शख्स उसी होटल में मुकीम था और उसमें उसके पास काफ़ी सारे वेपन्स मौजूद थे, मुख्तलिफ तरह के शॉर्ट गन्स भी थी, लॉन्ग गन्स भी थी और उसके पास चाकू और छुरियां वगैरह भी थी। तो ये एक मेरा ख्याल इशू अमेरिका के अंदर जो होने वाली असलहे की डिबेट है और अमेरिका के अंदर होने वाली जो पोलराइजेशन है और इनटॉलरेंस, अदम बर्दाश्त की जो बढ़ती हुई वहाँ पे खसूसियात नजर आ रही हैं अमेरिकी सोसाइटी में, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। और इस वो इन मेरा अपना अंदाजा ये है, क्योंकि अभी तक हतमी तौर पे कोई उनकी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इन चीज़ों से ज़्यादा ताल्लुक रखता है और इसका कोई ताल्लुक जो है वो सीक्रेट सर्विस वगैरह बहुत वेल इक्विप्ड है। और वो आपने देखा जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन करके वहाँ से फौरी तौर पे सदर को और तमाम कैबिनेट मेंबर्स को
निकाला तो एक बहुत ज्यादा हाईली प्रोफेशनल सीक्रेट सर्विस और हाईली प्रोफेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। तो मैं तो समझता हूँ कि ये इस सोसाइटीज के अंदर जहाँ पे भी असलहे की फरावानी हो जाए वहाँ पे और जहाँ पे अमेरिका जैसी जगह में असला रखना एक कानूनी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वो एक बहुत बड़ी डिबेट बन गया उनकी। बिल्कुल मंसूर साहब, ऐसे ही है। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अब्बास इराक्ची ने 24 घंटों में 2 बार आर्मी चीफ से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने तहरीरी जौहरी रेड लाइंस और आबना हुर्मुज़ के हवाले से अमेरिका को ईरान के तहरीरी पैगामात हवाले किए। तो ट्रंप के दौरा मनसूख करने के बाद क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान अब भी इस तनाज़े को हल कराने की पोजीशन में है? मेरे ख्याल अभी भी जो वाहिद इस वक्त नेगोशिएटर है या मीडिएटर है या फैसिलिटेटर है वो पाकिस्तान ही है। और जब ट्रंप ने ये अपनी टीम के ना आने का ऐलान भी किया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के CDF का नाम लेके ये कहा कि वो बहुत अच्छा किरदार इसमें अदा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं अपनी टीम नहीं भेज सकता क्योंकि उन्हें एग्रीमेंट्स में जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये नेगोशिएशन का प्रोसेस मैसेजिंग के थ्रू पाकिस्तान जो है ईरान के साथ और अमेरिका के साथ जारी रखे हुए है। और न सिर्फ ये कि बल्कि जो दूसरे एलाइज इसमें मौजूद हैं, ओमान है या GCC के बाकी ममालिक हैं, उनके साथ भी पाकिस्तान ने या तुर्की है, इनके साथ राब्ताकारी जारी रखी हुई है। मेरे ख्याल ये देखिए ये बहुत एक गंभीर या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें ईरान और US जो है बहुत ही मुखालिफ आइडियोलॉजीज रखने वाले ममालिक हैं और फिर ये बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ किसी बाज़ाब्ता रिलेशंस में नहीं है। तो इनको इकट्ठे लाना एक इतनी बड़ी जंगों के बाद कुछ टाइम लगेगा। इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस इसी तरह आगे बढ़ेगा। आप बिल्कुल बिल्कुल मंसूर साहब, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सर, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो 18 घंटे की प्रवास करके अपने मुज़ाकरात कार नहीं भेजेंगे, ईरान बराह रास्त राब्ता करे। क्या तेहरान ट्रंप के साथ डील करने पर आपको लगता है राजी हो जाएगा अमरीकी शराइत के ऊपर? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप पे प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ये मैसेजिंग कर रहे हैं कि मैं 18 घंटे के लिए अपने नेगोशिएटर्स नहीं भेजूंगा जब तक ईरान कोई रीजनेबल या उनके हिसाब से कोई सिग्निफिकेंट टर्म्स ऑफर नहीं करता। वो ईरान के ऊपर प्रेशर डालना चाह रहे हैं क्योंकि ईरान ने जंग में बहुत अच्छी रेजिलियंस का मुजाहरा किया है। ईरान एक पोजीशन लेने के बाद बैटलफील्ड में एक सस्टेन करने के बाद एक क्रेडिबल नेगोशिएटर के तौर पे टेबल पे अक्रॉस मौजूद है। और प्रेसिडेंट ट्रंप चूंकि किसी भी डील में जाएंगे तो उसकी डोमेस्टिक रिपरकशंस होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप के डोमेस्टिक सियासत पे अभी मिड टर्म इलेक्शन आएंगे इस साल के एंड पे, तो वो चाह रहे हैं ऐसी डील पेश करना अमेरिकी कौम को जिसमें वो ये कह सकें कि उन्होंने बहुत जबरदस्त डील हासिल की है। लेकिन ईरान जो है वो भी अपनी टर्म्स सरेंडर नहीं करेगा, ना करना चाहता है और ना उन्हें करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये बैक एंड फोर्थ अभी जारी रहेगी और एक ऐसी जगह पे एग्रीमेंट सिर्फ उसी जगह हो सकेगा जहाँ पे दोनों साइड्स के लिए, जिसे हम कहते हैं डिप्लोमेसी में विन विन एग्रीमेंट हो, जहाँ पे ईरानी साइड भी ये फील कर सके कि उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। आप ईरान की बात करें, अगर ईरानी हुकाम की बात करें तो उनका कहना है कि जी जौहरी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। दूसरी तरफ ट्रंप की अव्वलीन शर्त ही जौहरी हथियारों का खात्मा है, तो फिर मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे? जैसे आप भी बता रहे हैं कि कोई डिप्लोमेटिक कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी, विन विन सिचुएशन तो बन कैसे सकती है क्योंकि एक ही पॉइंट पर दोनों स्टक हैं। जौहरी प्रोग्राम पर, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका की जो डिमांड्स हैं वो बहुत एक्सेसिव हैं और अगेन वो नेगोशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सेसिव हैं क्योंकि JCPOA जो जौहरी हथियारों की जो डील थी ईरान के साथ वो बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ 2015 में हुई थी और वो बहुत क्रेडिबल डील थी। उसमें ईरान ने बहुत अश्योरेंसेस और गारंटीज दी थी और मैं वियना में पोस्टेड भी था, उस वक्त IAEA को कवर कर रहा था। तो वो मेरा ख्याल है कि ज्यादातर असेसमेंट यही थी कि ईरान अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल कर रहा है, लेकिन उससे अमेरिका ने यूनिलैटरली वॉकआउट करने के बाद इस वक्त जो है अब अमेरिका जो टर्म्स मांग रहा है वो बहुत एक्सेसिव हैं। मेरा ख्याल है कि ईरान अपनी जो हिफाजत है, अपने जो राइट्स हैं उनको तो सरेंडर नहीं करेगा। ईरान क्लियरली कह चुकी है, ईरानी क़यादत, कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अपना यूरेनियम को एनरिच करने का जो राइट है वो सरेंडर भी नहीं करना चाहते, ना उन्हें करना चाहिए। जो इंटरनेशनल लॉ ने
उन्हें दिया है। और वो जो अपना जो अफजूदा यूरेनियम के जखायर हैं उनके पास, जो चंद सौ किलोग्राम उनके पास यूरेनियम मौजूद है, एक खास लेवल तक एनरिच्ड यूरेनियम, उसको दूसरे मुल्कों के हवाले करने में भी वो तामुल करेंगे, क्योंकि इस तरह वो बिल्कुल फिर डिफेंसलेस हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि कहीं दरमियानी जगह पे डील होगी, न्यूक्लियर डील भी, और बाकायदा एक बड़ा एग्रीमेंट होना पड़ेगा जिसमें न्यूक्लियर डील भी हो, जिसमें हुर्मुज़ के ऊपर भी टर्म्स एग्री हों, ताकि ये हिस्सा जो है, ये झगड़ा खत्म हो सके, ये वॉर खत्म हो सके। लेकिन इजराइल और लेबनान की तरफ भी के महाज पे भी अमन होना बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज डील सस्टेनेबल नहीं रहेगी। तो ये जरा थोड़ा सा टाइम टेकिंग और टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें हर जहत को अलग-अलग से रिजॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने निशानदेही की है मंसूर साहब। इस नाजुक मोड़ पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान तो खलूस नीयत के साथ एक मुसालियतकार के तौर पर, एक बेहतरीन मीडिएटर के तौर पर अपना रोल प्ले कर रहा है। वाइट हाउस क्या पूरी दुनिया इस बात पर पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी कर रही है, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी कर रही है। अब बैलेंस कायम करना पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग है, और इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा कि जब से ये नेगोशिएशंस का आगाज़ हुआ इस्लामाबाद के अंदर, बहुत सारे एक तो इमेज भी पाकिस्तान का मज़ीद बेहतर हुआ, बहुत सारे वैसे भी फ़वाइद जो हैं पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप मुस्तकबिल में क्या देखते हैं, क्या समरात पाकिस्तान को इससे हासिल हो सकते हैं और क्या हमें करने चाहिए? देखिए, सबसे अहम नुक्ता ही ये है कि पाकिस्तान के लिए ईरान एक नेबर है। पाकिस्तान के लिए जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं। सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एक डिफेंस पैक्ट भी है। तो हमें बैलेंस कायम करना मुश्किल भी है, लेकिन जरूरी भी है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बैलेंस ही क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वजह से हम ईरान के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं होने दे सकते। हमारा बॉर्डर है, उसकी रिपरकशंस होंगी, और किसी भी वजह से हम जीसीसी कंट्रीज जो हैं या लार्जर लेवल पे चाइना और यूएस के दरमियान जो तवाज़ुन है, उसमें भी हमें एक अहम रोल प्ले करते रहना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान को, ये जो पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, ये इसको लॉन्ग टर्म रोल के तौर पर, पेशेंट रोल के तौर पर ही लेकर आगे जाना होगा। और इसमें से जो हमें गेन्स हो सकती हैं, जो हमें हासिल हो सकता है, वो है एक हमारी रेपुटेशन और इमेज, कि हम एक पीस बिल्डर के तौर पर अपने इमेज को स्ट्रेंथन करें। दूसरे, हमें इकोनॉमिक रिटर्न्स मिले थ्रू जीसीसी के साथ कोऑपरेशन हो, या यूएस के साथ कोऑपरेशन हो, या फिर ईरान के साथ अगर एग्रीमेंट हो जाता है यूएस का, तो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस उठेंगी। तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है और दीगर ट्रेड के मामलात में। लेकिन इसकी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन भी चल रही है, तो हमें उस पे भी एक मेरा ख्याल है होशियार रहना होगा कि इंडिया की तरफ से और जो इस प्रोसेस के डिट्रैक्टर की तरफ से एक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान खास तौर पे क्रिएट करने के लिए एक कैंपेन जारी है। तो मेरा ख्याल है उस पर भी हमें बिल्कुल मंसूर साहब, प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, उस पर भी हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है, नज़र रखने की ज़रूरत है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान को बहुत फ़ायदे होने वाले हैं आगे आने वाले वक्तों में, जिस तरह से पाकिस्तान एक ताकत उभर कर आया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।